मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। लगन कुंडली से पूर्ण रूप से भविष्य फल कथन करने के लिए तो शास्त्रों का वर्णन है कि वर कुंडली का भी अध्ययन किया जाए, तो लेकिन वो इतने 10-15 के मिनट के वीडियो में नहीं हो सकता। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं। मेरी पत्रिकाएं थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, लेकिन जीवन का पूरा मार्गदर्शन हो जाती है, जिसमें अशुभ समय, शुभ समय, उपाय आदि सभी का विवरण रहता है। जातक अपना लाभ को प्राप्ति कर सकता है। कन्या भाव के लिए गुणमिलान में राहसान करने के लिए बिना किसी शुल्क के आपकी सहायता करता हूं। जरूरत है ऋषि ज्योतिष के चैनल पर बने रहने की। आपकी कोई भी एक समस्या है तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका टर्न आने पर मैं आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं एक पुरुष जातक की कुंडली का है और जिनकी आयु लगभग 75 वर्ष हो चुकी है। 75 वर्ष की आयु में, और वो पूछ रहे हैं क्या नीच ग्रह के लिए कौन सा रत्न या कौन सा उपाय किया जाना चाहिए। दर्शकों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न तो ज्योतिष से संबंधित सारे ही है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन करूंगा ग्रहों के रत्न के बारे में और उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। ये लगन लग्नेश का भाव है। लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय भाव पराक्रम का, भाई बहन का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान आदि का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान विवेक आदि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण संघर्ष का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, वो व्यापार व्यवसाय का भाव है। अष्टम भाव आयु का तो था। नवम भाव धर्म भाव है, धर्म भाव है और भाग्य का भाव है। दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाने वाला है, प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। एकादश भाव आमदनी का है, बड़े भाई का है। आपकी क्या इच्छाएं पूरी होती है वो एकादश भाव के स्वामी से ग्रह से होती हैं। द्वादश भाव दंड का भाव है, खर्चे का भाव है, सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है, कोर्ट कचहरी आदि के भी भाव है। ये थोड़ा सा सूक्ष्म लिखा, डिटेल तो बहुत कुछ होता है। अब बात करते हैं जातक की कुंडली। 7 मार्च 1949 49 शुक्ल पक्ष 7 रोहिणी चरण 3 सोमवार को हुआ। नीच राशि ग्रह का उपाय कैसे करें। जो आपकी कुंडली में नीच राशि में ग्रह है उसका उपाय किस तरह से करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। दर्शकों, जातक का नक्षत्र रोहिणी है। पहले मैं ये जो बेसिक चीजें उनको पूरा कर दूं। मैंने पहले भी आपको बताया है 5 नक्षत्र हमारे बड़े पावरफुल हैं, जिसमें 5 नक्षत्र में कौन से आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और उत्तराभाद्र। ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं, ये बहुत ही पावरफुल है। किसी भी जातक के जिनका जन्म नक्षत्र ये होता है तो यहां पर ग्रहों की कैसी भी कंडीशन हो वो जीवन में हार नहीं मानते। पहली बात, उनकी 3 विशेषताएं होती हैं। जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ तो रोहिणी नक्षत्र की 3 विशेषता है। जीवन में कभी हार नहीं मानते, बुद्धिमान और चालाक होते हैं, किसी प्रकार की स्थिति में भी अपने आप को ढाल लेते हैं और ये 3 गुण बहुत अच्छे होते हैं। साधारण तौर पर रोहिणी नक्षत्र की मृक्ष योनि सर्प होती है, कालसर्प माना जाता है। कालसर्प दोष के उपाय कर लेना चाहिए, ये मैंने आपको शानदार बता दिया। अब ग्रहों की, जातक का जन्म सिंह लगन में हुआ। सिंह लगन के 244 है। शनि 8 डिग्री 33 मिनट लेकर विराजमान। तीसरे भाव में केतु 4 डिग्री विराजमान है और छठे भाव में गुरु नीच राशि में 1 डिग्री 23 मिनट लेकर विराजमान। वहीं पर बुध 27 डिग्री, शुक्र 13 डिग्री लेकर विराजमान है, सूर्य 23 डिग्री है तो मंगल 25 डिग्री पर अस्त है। यहाँ पर मंगल अस्त है। नवम भाव में राहु 4 डिग्री और दसम भाव में उच्च राशि में चंद्रमा 16-55 डिग्री लेकर विराजमान है। सिंह लगन के लिए मंगल त्रिकोण और केंद्र का स्वामी एक कारक ग्रह माना गया है और मंगल अस्त है, कारक ग्रह अस्त है। कुंडली में कारक ग्रह, शम ग्रह और शत्रु ग्रह ये सब होते हैं। ये सारी चीजों से कुंडली की रचना बनती है। हमारे विद्वानों का प्रथम ये रहता है कि लगन का भाव पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी का रत्न धारण किया जा सकता है।
इनको साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि इनका धारण किया जा सकता है। रत्न धारण कब किया जा सकता है, क्यों धारण करने की पड़ी? जब हमारा कमजोर हो ग्रह और हमारे लिए वह ग्रह कारक है, तो उसको ऊंचा उठाने के लिए रत्न धारण किया जाता है। अब प्रश्न है कि कमजोर हुआ तो क्यों? क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि कुंडली की रचना उस आधार पर बनती है जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल हैं। तो उन कर्मों के अंतर जिस वजह से वो ग्रह कमजोर हुआ, उसका शास्त्रवित उपाय करना चाहिए और रत्न धारण करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताता है। कई एक चीजें हैं। रत्न धारण करने से पहले यह भी शास्त्र बताता है कि लग्नेश का हमेशा मित्र होना चाहिए। लग्नेश का मित्र होना चाहिए और लग्नेश का, पंचम भाव के स्वामी का, नौ भाव के स्वामी का, इन तीनों का भाग्य वृद्धि लॉकेट बन जाता है। अगर इन तीनों को मान लिया गले में बैठा दिया जाए तो उसका भाग्य उज्जवल होगा। तो लग्नेश का रत्न जरूर होना चाहिए उसके साथ में, तब वो ग्रह अच्छा काम करेगा। बिना लग्नेश का रत्न के लिए कोई आप रत्न धारण कर रहे हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। आगे कई एक स्थिति ऐसी बनती है कि छठे, आठवें, 12 का स्वामी नहीं होना चाहिए, तकलीफ देगा। नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए, अगर नीच राशि का आप रत्न धारण करने जा रहे हैं तो वहां पर जो नीच ग्रह बैठा हुआ है वो नीचता के फल देगा, तो उसको और बलवान आप रत्न धारण करने से, एक लॉजिक वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सोचो को नीच हुआ क्यों और क्या उसका जरूरी है रत्न धारण करना, तो किस तरह पहना जाएगा, तो वो एक मैथमेटिक्स हिसाब लगाना, उसके बाद ही रत्न धारण करना पड़ता है। यहां पर गुरु पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में है। अब मैंने आपको अपने एपिसोड 675 में मैंने एक साधारण तौर पर बताया था कि हम पितृदोष बोल देते हैं साधारण तौर पर, लेकिन मैंने उसको आपने पहले मैंने वर्णन दिया था। गुरु पितृदोष का कारण है और शनि यमदोष का कारण है। शुक्र और जल देवता का, शुक्र और चंद्रमा जल देवता का कारक है। सूर्य देवताओं के प्रति जो हमने काम किया उसका देव दोष का कारक है और बुध कुल देवता का कारक है तथा मंगल शक्नि है और राहु शत दोष का कारक है। तो ये क्यों आए, मैंने आपको 675 एपिसोड में आपको बताया साधारण तौर पर। अब जब गुरु नीच राशि में होता है या पाप ग्रह की राशि में होता है, हरिवंश पुराण ये स्पष्ट बताता है कि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर गुरु नीच राशि या पाप ग्रह की राशि में होता है, अशुभ फलदायक बनता है। ये बिल्कुल हरिवंश पुराण ये बताता है, हमारा शास्त्र है वो भी पुराण है। अब यहां पर गुरु पंचमेश है, नीच राशि में है। पंचमेश है, नीच राशि में, शिक्षा संतान देने वाला है और गुरु वैसे किसी भी कुंडली हो वह संतान का कारक ग्रह है देने वाला, लेकिन वो पितृदोष में फंस गया। अब कितने दिन के लिए फंसा, उसमें शिक्षा संतान में परेशानी आएगी कि गुरु अगर पंचम भाव का स्वामी या छठे भाव में नीच राशि में हो गया, शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा, आपको साधारण तौर पर शिक्षा संतान नहीं मिलेगी। यहीं पर मैं एक बात बता देता हूं दर्शकों, ओरिजिनलिटी क्या है। हम संतान होना एक अलग है और संतान सुख होना एक अलग बात है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमको जो इस जन्म में जो संतान मिलेगी वो योग कारक होगी, हमारी सेवा करेगी। और हम किसी उपाय से, किसी कोई भी देवता होने दो, हम उपाय से मिन्नत मानते हैं, कुल देवी की मानते हैं, इसकी मानते हैं, और जो हमको उपाय तो संतान तो मिल जाती है लेकिन योग कारक नहीं होती, सेवा नहीं करनी। सेवा तो वही संतान करेगी जो कि जैसा कि आप कर्म करके आए हो। साधारण तौर पर ये कह दो, अगर आपने किसी गाय की अच्छी सेवा की है तो इस जन्म में पुत्र संतान बन करके आपके आए। आपने किसी का कर्जा आपने मार लिया है, पैसा मार लिया है, तो इस जन्म में ऐसी संतान मिलेगी आपके कर्जे को, आपके पैसे को खर्च करेगी, मिलेगी पूर्व जन्म के कर्मों से। हाँ, हम भी उपाय बताते हैं और भी बताते हैं, उपाय से संतान मिलती भी है, संतान तो मिल जाती है, लेकिन दर्शकों योग कारक संतान तो वही होगी जो कि आपके कर्मों के फल के आधार पर मिलेगी। तो यहां पर गुरु नीच राशि में हो गया है और नीच राशि क्यों हुआ, पितृदोष के कारण। जब तक पितृदोष नहीं दूर किया जाएगा तो उसका कोई हल नहीं मिलेगा। तो यह देखना है कि जो नीच ग्रह है वो कारक है, क्या है, कारक है तो उसका
अवश्य कराना पड़ेगा। उसकी कुंडली में उस ग्रहों से आपको अच्छा फायदा चाहिए, कहीं तकलीफ आ रही है तो उसके लिए आपको पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। और दर्शकों, मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कि छोटा मोटा दोष ना हो, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये सारी चीजें हमारे कर्मों के आधार पर रखती हैं। अगर हमने अपने कर्म किए तो अच्छा होगा। यहां पर जब आपका ग्रह ऐसा है, कोई कारक ग्रह है और नीच राशि में है, तो अगर कारक का आप कारक कौन से माने गए हैं आमतौर पर, लगन, पंचम भाव, नवम भाव, अगर ये स्वाम के आपके नीच हैं तो आप भाग्यवती लाकर तीनों का धारण कर सकते हैं, लग्नेश का भी, पंचमेश का भी और भाग्येश का भी, चाहे वो नीच में हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो गले में धारण करना पड़ेगा। ये हमारा लाल किताब ग्रंथ बताता है। लाल किताब ये कहती है कि जिस ग्रह से आपको जैसा आप चाहते हो, अगर ये ग्रह मेरा लगन में अच्छा होना चाहिए तो आपकी कुंडली के आधार पर, तो उसका रत्न गले में धारण कर लो, आपको ऐसा मिलेगा। बिल्कुल लाल किताब स्पष्ट बताती है। तो और जितने भी हमारे जो बड़े बड़े हुए हैं, ग्रंथ हुए हैं, या हमारे जो अच्छे विद्वान हुए हैं, लग्नेश, पंचमेश और भागेश का तीनों का भाग्यवर्धी लॉकेट होता है, गले में धारण करने से अच्छी मिलती है, क्यों? उसमें लग्नेश भी है, चाहे इसमें से कोई भी हो। और लग्नेश के बारे में ऐसा है कि आपका लग्नेश अगर किसी स्थिति में भी हो, चाहे वो छठे भाव में हो या अष्टम भाव में या 12वें भाव में, या पीड़ित हो, नैश राशि में हो, आप लग्नेश का रत्न बिना किसी हेजिटेशन से पहन सकते हैं, बिना किसी संकोच के पहन सकते हैं। लेकिन लग्नेश बाकी ग्रह आप अगर पहन रहे हैं तो वह तभी फायदा देगा जब आपने लग्नेश का भी रत्न धारण किया हुआ है, तो वह अच्छा फायदा देगा, नहीं तो उसके फायदे में कमी आ जाएगी, चाहे आपका ग्रह कोई भी हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप इसका रत्न धारण तभी कर सकते हैं। रत्न, आप सोचते हो आपका रत्न क्या आपके कर्मों को धो देगा? आपको अपने कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, तभी आपके कर्म धुलोंगे। सोचो तो हम 10-20 हजार का रत्न धारण कर लें और गुरुदेव हमारे नीच के, हमारी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति नीच के हैं, तो नहीं जाएगा। दर्शकों, उनसे फायदा लेने के लिए तो आपको पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, किस वजह से नीच हुआ, पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। उसके बाद गुरु आपका पंचमेश है, आप पंचमेश मंगल और सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, तभी होगा, नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा ऐसे करने से। और साधारण तौर पर नीच ग्रह के जो ग्रह है उसके मंत्र उच्चारण करके जो भी आपका है उसका उपाय कीजिए, रत्न धारण ना करें। अगर वो कारक ग्रह है तो लग्नेश के साथ उसका भाग्यवती लॉकेट में रत्न धारण कर लीजिए, आपको फल देगा। अब हम 2 मिनट उसकी बाकी कुंडली पर भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देते हैं। सूर्य यहां पर सप्तम भाव में है, शत्रु राशि में। वैसे तो हर एक कुंडली में सप्तम भाव लगने से आपको में शत्रुता रहती है, लेकिन इसमें कटु शत्रुता, शनि यहां पर, सूर्य यहां पर, डिग्रियों में फर्क है, दूर दूर है। वैसे भी पारिवारिक और व्यवसायिक क्षेत्र में थोड़ी सी संघर्ष होगा, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में उतनी मधुरता नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि लग्नेश ने तो सबको साथ लेकर के चलना है, बेशक लग्नेश या शत्रु राशि में सबको साथ लेकर के चलना है, तो मधुरता थोड़ी सी कम होगी, लेकिन अच्छा मिलेगा। और मंगल यहां पर अस्त हो गया, मंगल कारक ग्रह है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है, मंगल को भी ऊंचा उठाना पड़ेगा, सूर्य को अर्घ हमेशा देना पड़ेगा। और भाग्यवती लॉकेट मंगल का, सूर्य का, गुरु का आप यहां पर पहन सकते हैं, पितृ दोष निवारण करने के बाद। बुध बात करें तो बुध यहां पर थोड़ा सा चंचल बनाएगा, उच्चेतित बनाएगा। बुध यहां पर छठे भाव में आ गया, खर्चा अधिक होगा और युक्तिवाद से अपना धन खर्च लाएगा, लेकिन खर्चा अधिक होगा। बात करें गुरु की, गुरु यहां पर नीच राशि में है, शत्रु पक्ष से परेशानी है, सभी सगी संबंधियों से विरोध भी हो सकता है। शिक्षा संतान के पक्ष में यहां पर परेशानी देगा, परेशानियों के बाद थोड़ा सा मिलेगा। व्यवसाय में परेशानी होगी, पंचम दृष्टि दे, लेकिन चंद्रमा से 9 पंचम योग बन रहा है, तो धन की भी अच्छी आमदनी होगी। 9 पंचम योग कभी खराब नहीं होता, धन की कभी। गुरु उच्च दृष्टि से देख रहा है तो खर्चा तो होगा, खर्चा होगा, आएगा भी, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई बहनों से मनमुटाव कभी, नलिहाल पक्ष में थोड़ा सा परेशानी आएगी उसके ऊपर। और बात करें शुक्र की, यहां पर शुक्र है, 10वें भाव का स्वामी है शुक्र, शुक्र 7वें भाव का कारक है, और सूर्य भी वहां पर, लग्नेश भी साथ में, शुक्र यहां पर भी है। अच्छा गृहस्थ सुख मिलेगा,
तो लग्नेश और यहाँ पर जो दसम भाव का स्वामी है वो यहाँ पर है, तो दोनों की युति से अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र तीर्थ भाव का भी स्वामी है। रहन सहन उच्च स्तर का होगा, ऐसे जातक का रहन सहन उच्च स्तर का, अच्छा स्त्री सुख मिलता है, विवाह के बाद भाग्य उदय होता, बाहर के भी दोस्त बनते और उसकी पत्नी सुशीला मिलती है, अच्छी मिलती है। वैचारिक मतभेद कभी कभी होना स्वाभाविक बात है, वो कोई बात नहीं, वो हर एक घर में होता है। शनि बचपन में कष्ट देगा, क्यों लगन में बैठा हुआ है, अच्छी तो आयु देगा, लेकिन पराक्रमी बहुत होगा, हर चीज अपने बलबूते पर हासिल करने वाला होगा। ऐसा जातक ने जो भी किया है, अब तो क्या करेगा, 75 का हो गया, लेकिन अपने बलबूते पर मिला, परिश्रम करने वाला रहेगा, अच्छा रहेगा। और यहां पर लगने सप्तमे राशि परिवर्तन योग है, तो अच्छा उसको दाम्पत्य सुख मिलेगा, कोई दिक्कत बात नहीं होगी। कभी कभी स्नेह में परेशानी आ जाती है, भाग्य की हानि होगी, राहु नवम भाव में भाग्य की हानि होगी, शनि पीड़ित हो रहा है, शनि को शापित योग बन रहा है, शनि राहु से पीड़ित हो गया और शनि सप्तमेश है। जब सप्तमेश शनि राहु से पीड़ित हो गया तो व्यवहार में फर्क पड़ जाएगा, मधुरता में फर्क पड़ जाएगा, पराक्रमी होगा। और यहाँ पर नवम दृष्टि से यहाँ पर दे रहा है, तो शिक्षा संतान में परेशानी आएगी। केतु यहाँ पर है, भाई बहनों के सुख में हानि देगा, जीवन साथी के सुख में परेशानी देगा, भाग्य में अनुरोध देगा और उतार चढ़ाव धन के देगा। दूसरा बात दर्शकों, यहां पर आपकी कुंडली में अगर किसी भी कुंडली में 9 का राशि लिखा है या 12 राशि लिखा है, उसको अगर गुरु की राशि पंचम भाव में है और गुरुदेव अपनी राशि को नहीं देख रहे हैं, साधारण तौर पर धनुषय योग बन जाता है। साधारण तौर पर ऐसी जातक की पत्नी संतान बनने में सक्षम नहीं होती है, कुछ टाइम लग जाता है, कितने दिन की सजा मिली है वो प्रभु जानते हैं, लेकिन परेशानियां आती हैं, संतान और शिक्षा में परेशानी आती है, और परेशानी के बाद कुछ आशाएं बनती है, कुछ उपाय आदि करके, कुछ मिन्नतें मान करके, ये कि प्रबल पितृदोष है और फिर नीच राशि में हो गया तो इसमें परेशानी आती है। जातक का पुरुष जातक है, शुक्र विवाह का कारक है, तो विवाह में तो कोई परेशानी नहीं रही, लेकिन स्त्री जातक की अगर ऐसी कुंडली है और विवाह कारक गुरु है और गुरु नीच राशि में है, तो उसकी विवाह में भी प्रबल बाधाएं आएंगी। क्यों, स्त्री के लिए, कन्या के लिए गुरु जो है पति का भी प्रतिनिधि करता है, विवाह का कारक है, तो ऐसे जातक को पितृदोष निवारण अवश्य करना चाहिए। जातक का प्रश्न था मैं कौन सा रत्न धारण करूं, रतन आप तीनों धारण कर सकते हैं, लगने सूर्य का, मंगल का, गुरु का, अकेले गुरु का आप धारण नहीं कर सकते। और रत्न धारण करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा, अभी आपकी 25-75 साल की तो आयु हो गई, इस पितृदोष को यहीं पर, इसीलिए भगवान ने आपको जमीन पर भेजा है, इस पितृदोष को निवारण करके फिर अपने ऐसा और आराम से जैसे आप जिंदगी ले रहे हो, मजे से जिंदगी और कटेगी, ताकि ये दोष निकालने के लिए, ये मनुष्य जीवन ही है जो हमको कुछ करने को मिला है, इसको यहीं पर निवारण करके फिर ऐसा माना जाता है और पूरे आपके जितने भी कर्म हैं सबका प्रायश्चित हो जाता है। मैंने आज आपको बताया कुंडली में और भी दोष है। वैनाशिक नक्षत्र 22वां नक्षत्र रोहिणी से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पड़ता है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी गुरु है, गुरु विनाशकारी बना हुआ है। बादकेश भी मंगल बना हुआ है, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव के स्वामी में है, सूर्य बुध भाद्र नक्षत्र में, लेकिन अस्त है, इसलिए इतना उसका कोई प्रभाव नहीं मिल रहा, क्योंकि इनके लिए बताया गया कि कारक ग्रह होता है तो थोड़ी सी हानि करता है, अकारक होता है अधिक करता है। यहां पर बादकेश तो बना लेकिन अस्त हो गया। मंगल अष्टमेश के नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपा नक्षत्र में बादकेश बन गया, और गुरु भी वैनाशिक नक्षत्र का स्वामी है, और सिंह लगन के लिए गुरु कोई कारक ग्रह नहीं है, एक राशि तो अष्टम भाव में है, इसको सम माना गया है, तो थोड़ी सी परेशानी देगा, परेशानी के बाद ऐसा उभरेगा। अगर मेरे जातक ऐसे हैं, नौजवान हैं, जिनकी आयु अभी है, इन भाई साहब की तो आयु अभी 75 साल की आयु होगी, मैं इनको नमन करता हूं कि मेरी तो अभी 72 की आयु है, ये 75 साल के हो गए, फिर भी इसी जन्म में आपने अगर सोचा है तो मैं ये कहूंगा अपनी जो कुंडली के दोष हैं उनका प्रायश्चित करके और ऐश कीजिए, ताकि ये जो दोष लेके आए वो भी दोष खत्म हो जाए और ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला है कुछ करने के लिए मिला है। बाकी तो जीवन में बाकी जो हमारा जो होता है उसमें यही एक है जिसमें कि हमको भगवान सोचने की शक्ति देता है, कुछ करने की सकता है, तो हमको कुछ कर लेना चाहिए। अगर मेरा वीडियो या आपको अच्छा लगा तो मैं आपको कहूंगा
भाई इसको लाइक अवश्य करें। अगर आप ये समझते हैं किसी का उद्धार कर सकता है, किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो मैं कहूंगा इसको शेयर भी करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो, मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके मैं अपना मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।